हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी जिसका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स होगा, सेशन 2022-26 के अंतर्गत आप लोग को बीबीएमकेयू के अंतर्गत मेजर पेपर 9 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, आज हम इसी का एक यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाला है, जो आपके एग्जाम के से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में अक्सर देखने को मिलता है और मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप बिना भावे यूनिवर्सिटी से भी है तो आपके लिए मेजर पेपर 10 में भी सेम चीज़ पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसलिए आपके लिए भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है वणिकवाद और प्रकृतिवाद। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है कि वणिकवाद के आर्थिक विचारों का वर्णन करें। हम बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोग को बताने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो प्रश्न किस टाइप के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कितने टाइप में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, जहां आसानी से आप समझ सकते हैं। ये रहा हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, वणिकवाद के आर्थिक विचारों का वर्णन करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और अथवा में कभी इस टाइप के आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है कि वणिकवाद की जगह आपको वाणिज्यवाद भी देखने को मिल सकता है। इसके आर्थिक विचारों को लेकर सेम चीज़ है। ठीक है, अगला आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टाइप में कि वणिकवाद की विशेषताओं को लिखा, यानी कि इसके आर्थिक विचारधारा को लिखना। ठीक है, तो आइए हम सबसे आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि वणिकवाद क्या है। ठीक है, तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि वणिकवाद जो है यूरोपीय देशों में एक प्रचलित आर्थिक सिद्धांत था, यानी कि एक आर्थिक नीति था, जो कि यूरोपीय देशों में काफी प्रचलित होता है। कौन से समय में? तो 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, और इनका मानना था इस नीति के तहत कि वह देश अधिक समृद्ध होगा जिसके पास अधिक सोना व चांदी और आभूषण होगा। इसलिए इन्होंने अधिक से अधिक सोना चांदी इकट्ठा करने पर बल देता है वणिकवाद नीति के अनुसार। इसलिए इन्होंने अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को जो है विदेशों में बेचने पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक धन संपत्ति को इकट्ठा किया जा सके। और इन्होंने अपने आयात पर सीमित कर दिया, और आयात पर जो है इन्होंने तरह तरह के शुल्क लगा दिए, ताकि बाहरी देश का वस्तु ना आए और हमारे देश का वस्तु हमारे देश में ही बिके और विदेशों में भी बिके। और साथ ही साथ इन्होंने जो घरेलू उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उनको भी वो काफ़ी बढ़ावा देता है, ताकि उनका मानना था कि हम अपने देश का उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग करें, ताकि हमारे देश का सोना चांदी बाहर ना जाए। तो इस प्रकार के वणिकवाद का नीति था। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं और एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, और जितने भी हम पॉइंट देखेंगे एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल सी भाषा में समझ गए कि वणिकवाद क्या है। तो 16वीं से यानी कि 18वीं शताब्दी तक जो था यूरोप में एक परिचित आर्थिक सिद्धांत था, या आर्थिक नीति था। ठीक है, तो जो कि इसका मानना था इस नीति के तहत कि किसी देश की समृद्धि यानी कि विकास का मुख्य स्रोत जो है उसका सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर का भंडार, यानी कि जिसके पास अधिक सोना चांदी था उस देश को काफी समृद्ध समझा जाता था वाणिज्यवाद नीति के अनुसार। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने निर्यात को बढ़ावा दिया और आयात को सीमित करना ही आर्थिक समृद्धि की कुंजी है, यानी कि विकास का एक कुंजी है। यही एक रास्ता है जिससे हम अपने धन संपत्ति को बढ़ा सके। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा परिचय हुआ वणिकवाद का। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम एक एक चीज़ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इन्होंने अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए अपने देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं। तो इस प्रकार जो है वाणिज्यवाद यानी कि वणिकवाद के अंदर कई आर्थिक नीतियां और सिद्धांत शामिल थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की आर्थिक स्थिति को जो होता है सुदृढ़ बनाना था, यानी कि देश को काफी मजबूत बनाना था। तो इसके प्रमुख आर्थिक विचार हम एक एक करके निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उनके आर्थिक विचार। सबसे पहला आपका देख सकते हैं, इन्होंने प्रमुख विचार में से पहला है, हम सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने देश को मजबूत करने के लिए सोना चांदी को संपत्ति का मुख्य स्रोत माना। कौन? वाणिज्यवाद के अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि जिसके पास अधिक सोना चांदी होगा वह देश काफ़ी समृद्ध होगा, इसलिए सोना चांदी को ही इन्होंने मुख्य स्रोत माना। दूसरा, इन्होंने अपने देश की संपत्ति को बढ़ाने के लिए जो होता है निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने, जिसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है, इसको बनाए रखने के लिए कोशिश किया इस नीति के तहत। तीसरा, इन्होंने यह काम किया कि सरकारी नियंत्रण और संरक्षणवाद, यानी कि इन्होंने घरेलू उद्योग को अपने अधीन कर लेता है, और जो बाहरी देश से आने वाले वस्तुओं पर वो अधिक टैक्स लगा देता है, ताकि जो है इस देश के लोग बाहरी वस्तुओं को खरीद ना पाए, ताकि बाहरी पैसा ना जाए इस देश से। इसलिए उन्होंने इसको रोकने के लिए
विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इसने इस विचारधारा के अनुसार उपनिवेशवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी देश आते थे उन्हीं देशों से उनको माल खरीदना था और उन्हीं देशों में बेचना होता था। कहीं न कहीं उपनिवेशवाद का इन्होंने शोषण भी किया। पांचवा पॉइंट है कि इन्होंने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया, घरेलू उद्योग को इन्होंने सब्सिडी देने का प्रारंभ किया। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला वणिकवाद का जो आर्थिक विचार में पहला था, राष्ट्रीय संपत्ति का स्रोत जो है उन्हें सोना चांदी को माना। किसके अनुसार? वणिकवाद की नीति के अनुसार। तो आइए समझते सोना चांदी इन्होंने किस प्रकार बढ़ाने पर बल दिया। तो आपका वणिकवाद का पहला विचारधारा था कि राष्ट्रीय संपत्ति का जो स्रोत है वह सोना चांदी, इसका मानना था वणिकवाद के अनुसार। तो वणिकवादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि किसी देश का आर्थिक शक्ति का मापन जो है उसके पास मौजूद स्वर्ण और चांदी की मात्रा से किया जाना चाहिए। तो वणिकवादियों का मानना था, जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि किसी देश की जो आर्थिक शक्ति का जो मापन किया जाता है, अभी जो आर्थिक शक्ति का मापन किया जाता है जीडीपी के अनुसार देखा जाता है, लेकिन उस समय 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में जो होता है उस समय देश का मापन जो होता है उसके पास मौजूद सोना व चांदी की मात्रा पर निर्भर करता था। यानी जिसके पास अधिक सोना चांदी है वह देश जो है काफी समृद्ध है, यह मान्यता वणिकवादियों के अनुसार। अगला है कि अधिक स्वर्ण भंडार का अर्थ था कि देश अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो, जिसके पास अधिक सोना चांदी होगा यानी कि वह देश काफी समृद्ध है, यह मान्यता वणिकवाद के अनुसार। और इसलिए यूरोपीय देशों ने जो है निर्यात को बढ़ाने और आयात को सीमित करने की नीति अपनाई ताकि देश में अधिक से अधिक स्वर्ण आ सके। वणिकवादियों ने देश में अपने उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में बेचने पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक सोना चांदी इकट्ठा हो सके और हम काफ़ी समृद्ध बन सके, और आयात को सीमित करने की नीति अपनाई ताकि हमारे देश का पैसा बाहरी देश न जाए। इसलिए इन्होंने रोकने का प्रयास किया ताकि देश में अधिक से अधिक स्वर्ण आ सके। तो ये माना था, पहला विचारधारा था वणिकवादियों का, यानी कि राष्ट्र का संपत्ति सोना चांदी को माना। दूसरा इन्होंने व्यापार अधिशेष पर बल दिया, यानी कि ट्रेड सरप्लस पर जोर दिया। तो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस क्या है इस चीज को समझते हैं। तो ट्रेड सरप्लस होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को सीमित करना, उसी को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों में बेचना, और जो है आयात यानी कि हम दूसरे देश के वस्तुओं को कम से कम खरीदने पर बल दिया ताकि धन दौलत कम खर्च हो सके और हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग कर सके। तो निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को कम से कम रखना वणिकवाद का ही प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत था कि व्यापार अधिशेष पर जोर दिया। इससे क्या होगा कि देश में अधिक से अधिक धन आएगा और अर्थव्यवस्था जो होता है इससे मजबूत होगा, ये मानना था वणिकवाद का दूसरा सिद्धांत में। अब आगे हम देखेंगे तीसरा, सरकार का आर्थिक नियंत्रण। तो वाणिज्यवाद के अनुसार या वणिकवाद के अनुसार मानना था कि सरकार यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकार का आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इनका विरोध किया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए वणिकवादियों ने जो होता है सरकार को आर्थिक नियंत्रण करने पर बल दिया है। तो ये समझते हैं इसको क्यों बल दिया सरकार को नियंत्रण करने के, यानी कि यहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन आप जब आगे देखेंगे डेविड रिकार्डो मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सरकार का आर्थिक नियंत्रण ये आपका तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, हमने 2 पॉइंट आपको देखा, पहला ट्रेड सरप्लस और दूसरा हमने देखा कि उन्होंने सोना चांदी का मुख्य स्रोत माना। ये आपका तीसरा पॉइंट है, सरकार का आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। किसके अनुसार? वाणिज्यवाद के अनुसार। तो वाणिज्यवाद के अनुसार या वणिकवाद के अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय अपनाए। अभी क्या क्या इन्होंने, क्यों सरकार इससे जरूरी होता है? तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि विदेशी वस्तुओं पर उच्च टैक्स यानी कि उच्च कर लगाए ताकि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले, है ना। इन्होंने अपने देश उत्पादित जो घरेलू उद्योग तो उनको बढ़ाने पर जोर दिया, घरेलू उद्योग को। दूसरा पॉइंट है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने उद्योगों को विशेष संरचना यानी कि उसको सब्सिडी तरह तरह के माध्यम से प्रोत्साहन दिया ताकि हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ावा मिल सके और अधिक से अधिक विदेशों में वस्तु को बेचकर धन संपत्ति को इकट्ठा किया जा सके। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि व्यापारिक संधियां की गई, ठीक है, ताकि देश का जो है व्यापारिक प्रभुत्व बढ़े। तो इन्होंने सरकारी नियंत्रण यानी कि सरकारी हस्तक्षेप को करना ये जरूरी समझा वाणिज्यवाद के अनुसार, ताकि उच्च टैक्स लगाए जा सके ताकि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, बाहरी वस्तु यानी बाहरी देश के वस्तु हमारे देश में ना बिके। इसलिए इन्होंने घरेलू उद्योग जो था उनको बढ़ाने पर बल दिया। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, इन्होंने बताया कि
वाणिज्यवाद का या वणिकवाद का चौथा आर्थिक विचारधारा है कि उन्होंने औद्योगिक विकास और स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक सोना चांदी इकट्ठा हो सके। तो वाणिज्यवादियों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो होता है स्थानीय कारीगर हो गया है ना, और उद्योग को समर्थन दिया। ठीक है, सरकार ने इस विचार को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अब इनको लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो कच्चे माल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपनिवेशों का उपयोग किया, यानी कि उपनिवेश शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। औपनिवेशिक देश वह देश होगा जो किसी अन्य देश के नियंत्रण में, यानी कि उसी के नियम बातों को फॉलो करता है। अगर हम हमारे देश के बारे में देखा जाए, भारत तो 1947 के पहले तो इंग्लैंड का भारत औपनिवेशिक देश था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि कृषि से अधिक उद्योग और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि वाणिज्यवादियों का मानना था कि कृषि से अधिक जो होता है उद्योग और व्यापार पर ध्यान दिया जाए ताकि अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तीसरा इन्होंने यह देखा पॉइंट कि कुशल श्रमिकों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और ताकि राष्ट्र उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाने के सभी लोग अपने श्रमिक जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, इस पर सरकार ने विशेष जोर दिया। चौथा पॉइंट अब हम देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट है आपका, शायद आपका पांचवा होगा। इन्होंने वाणिज्यवादियों ने कृषि से अधिक जो है व्यापार और उद्योग पर जोर दिया। क्यों जोर दिया? कि अधिक से अधिक जो है वस्तु को उत्पादित करके अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर सके। तो वाणिज्यवादियों ने कृषि के बजाय, यानी कृषि के अलावा इन्होंने कृषि पर इन्होंने कम फोकस किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने व्यापार और उद्योग को अधिक महत्व दिया। ठीक है, और उन्होंने व्यापार उत्पादन को ही राष्ट्र को समृद्धि का मुख्य स्रोत माना, इसलिए उन्होंने कृषि के बजाय जो है व्यापार और उत्पादन को ही अधिक महत्व दिया, यानी कि उन्होंने उद्योगों को काफ़ी महत्व दिया कृषि की अपेक्षा। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति जो होता है कमज़ोर हो गया था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया। सातवां पॉइंट है कि भारी टैक्स और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाता वाणिज्यवादियों की आर्थिक नीति के अनुसार, यानी कि सरकार ने जो है विदेशी वस्तुओं पर ऊंचे टैक्स लगाए ताकि जो होता है लोग स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें, यानी अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करें। ठीक है, जिससे अधिक हमारा देश का पैसा अपने ही देश में रहे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक उपयोग करने पर बल दिया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि उपनिवेशों को अपने शासक देश जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और स्पेन के साथ ही व्यापार करने की अनुमति थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अन्य देशों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि क्या होगा, स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ। तो ये आपका सातवां पॉइंट है। अगला पॉइंट है व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। वाणिज्यवादियों का व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ावा मिला, यानी कि मोनोपोली। वाणिज्यवाद के अंतर्गत सरकार ने कुछ कंपनियों को विशेष व्यापारिक अधिकार दिए गए, जैसे कि इंग्लैंड भी भारत में व्यापार करने का आया था एकाधिकार के द्वारा। तो जैसा अब इस नीति के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जैसे कंपनियों का विकास होता है। ठीक है, और इन कंपनियों ने व्यापार पर नियंत्रण करने और व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। अगला पॉइंट है, इन्होंने जो है वाणिज्यवाद की नीति के अनुसार उपनिवेशवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, यहाँ पे उपनिवेशवाद शब्द का अर्थ हुआ जब कोई देश अन्य देश के अंतर्गत आता, नहीं कि वह उसी के नियंत्रण में रहता, नहीं कि वह गुलाम हो गया, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो होता है उपनिवेशवाद को, वाणिज्यवाद जो है उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। तो यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों से जो होता है कच्चा माल सस्ते में लिया है ना। जैसे यूरोपीय देश जो 1947 से पहले देखा जाए तो भारत को जो होता है इंग्लैंड की औपनिवेशिक देश था। तो इन्होंने हमारे देश से कच्चे माल ले जाते थे और उन्हें तैयार माल को बेचकर लाभ कमाने की अपने फिर उसी औपनिवेशिक देश में बेचकर जो होता है वो लाभ कमाता था। दूसरा था कि औपनिवेशिक केवल कच्चे माल के आपूर्ति करता, नहीं कि वो अपने औपनिवेशिक देश से कच्चा माल सस्ते में खरीदता था और उससे उत्पादित वस्तुओं को जो है अपने औपनिवेशिक देश में बेचता था ताकि उससे से अधिक लाभ कमाया। तो उपनिवेश केवल कच्चे माल की आपूर्ति करता और यूरोपीय सामान के बाजार बनकर रह गया। यहाँ पर इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, इस नीति ने जो है भारत हो गया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों के स्थानीय उद्योगों को जो होता है नष्ट कर देता है। कब? 1800 यानी कि 16 से 18वीं शताब्दी के अंतर में 1600 से 1800 ईस्वी की ये बात किया जा रहा है। ठीक है, इस समय भारत जो होता है इंग्लैंड का औपनिवेशिक देश था। अगला पॉइंट है, इन्होंने वाणिज्यवाद जो है घरेलू उद्योग को इन्होंने बढ़ावा देने पर जोर दिया। ठीक है,
ताकि अधिक से अधिक धन संपत्ति को इकट्ठा किया जा सके। तो इन्होंने विदेशी वस्तुओं को रोकने के लिए जो होता है स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि विदेशी वस्तुओं को रोकने के लिए इन्होंने तरह तरह के कदम उठाए, जिनमें से स्थानीय उत्पादन जो हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं को इन्होंने प्रोत्साहन किया तरह तरह के माध्यम से। दूसरा उन्होंने यह काम किया कि सरकार ने उद्योगों को विकसित करने के लिए विभिन्न छूट और सुविधाएं प्रदान करने की उन्हें सब्सिडी देने प्रदान किया, ताकि तरह तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया जो लोकल उद्योग, घरेलू उद्योग था, छोटे छोटे उद्योग, ताकि वह भी आगे बढ़ सके और अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके अब विदेशों में बेचकर अधिक से अधिक धन संपत्ति को इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि उसका मानना था कि जिस वह देश अधिक समृद्ध होगा जिसके पास अधिक सोना चांदी होगा, इसलिए उन्होंने निर्यात करने पर बल दिया। तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे क्या हो, यूरोप में जो था औद्योगिक क्रांति का मार्ग जो था रास्ता खुल जाता है, नहीं कि प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने टोटल 8 से 9 पॉइंट देखे, जिससे जो है वणिकवाद की आर्थिक विचारधारा को, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा। इस प्रकार हमने वणिकवाद के तो टोटल 8 से 9 सिद्धांत या विचारधारा को देखा, और आप उम्मीद करता आप लोग हर पॉइंट को समझ गए होंगे। लेकिन ये वणिकवाद का आर्थिक विचारधारा जो है आगे चलकर प्रभावी नहीं रह सका, इसके तरह तरह के शासकों ने इसकी आलोचना की है, तो इसके हम आलोचना को भी देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि देश का संपत्ति सोना व चांदी, यानी कि उन्होंने स्वर्ण चांदी पर अत्यधिक निर्भरता को दिखाया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यह मान्यता कि केवल स्वर्ण और चांदी राष्ट्रीय संपत्ति का स्रोत है, यह गलत साबित होता है। एडम स्मिथ इसे गलत साबित कर देते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा कि देश की समृद्धि और केवल सोने चांदी पर नहीं बल्कि उत्पादन और व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्भर करते। यह माना था एडम स्मिथ का, जिन्होंने आलोचना की है वणिकवाद के आर्थिक विचारधारा को। दूसरा इन्होंने जो था व्यापार प्रतिबंध लगा देता है आयात पर, और संरक्षणवाद से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आइए इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वणिकवाद की नीतियों के कारण आयात पर भारी टैक्स लगाए गए, जिससे क्या होगा, देश के बीच व्यापार बाधित हुआ। इस नीति से आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई और ये महंगाई बढ़ गई। तो ये दूसरी आलोचना है। तीसरा, इन्होंने उपनिवेशवाद का काफ़ी शोषण किया, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने औपनिवेशिक देश से कच्चा माल खरीदते थे और इससे उत्पादित वस्तुओं को उसी देश में बेच देता था, ताकि अपने आप को मुनाफा कर सके और अपने देश को समृद्ध कर सके। तो इन्होंने उपनिवेशवाद का कहीं ना कहीं शोषण किया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि उपनिवेशों के कच्चे माल का दोहन करके यूरोपीय देश अमीर बनते चले गए, लेकिन इससे उपनिवेशों के लोगों का जो था काफ़ी शोषण हुआ, क्योंकि उन्हें सस्ते यानी कच्चे माल को सस्ते में देना पड़ता था। ठीक है, इसलिए उनका शोषण हुआ। और इसे औद्योगिक क्रांति के बाद यह नीति कमजोर हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड की आवश्यकता महसूस की गई इसी समय। चौथा पॉइंट इसकी आलोचना है, इसमें कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की कमी देखने को मिलता है। सरकारी नियंत्रण और एकाधिकार की नीति के कारण जो होता है प्रतिस्पर्धा कम हो गई, और जिससे क्या होगा, बाजार का विकास नहीं हो पाए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने टोटल 7 से 5 पॉइंट जो है वणिकवाद के आर्थिक विचारधारा को देखा। इसके बाद इन विचारधाराओं को आलोचना को देखा। अब आइए हम इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। ठीक है, इनका निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि वाणिज्यवाद या वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसने राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए सरकारी नियंत्रण कर दिया। व्यापार अधिशेष यानी कि व्यापार अधिशेष के बारे में हमने बताया कि ट्रेड सरप्लस यानी कि निर्यात को अधिक से अधिक करना और आयात को कम से कम करना, इसी को ट्रेड सरप्लस पर जोर दिया। उपनिवेशवाद और औद्योगिक पर विकास पर बल दिया। हालांकि इस नीति का यूरोपीय देशों में काफ़ी लाभ हुआ, लेकिन यह लंबे समय तक व्यापारिक स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए बाधक साबित हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में एडम स्मिथ और एन शास्त्रियों ने जो है वाणिज्यवाद की आलोचना की और स्वतंत्र भारत यानी कि स्वतंत्र व्यापार की फ्री ट्रेड और पूंजीवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे आधुनिक आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ। तो ये आपका निष्कर्ष है। उम्मीद करता आप लोग हर पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमने सबसे पहले एक वणिकवाद की आर्थिक विचारधारा को देखा 7 से 8 पॉइंट में, जिनमें से पहला पॉइंट में हमने देखा कि इन्होंने सोना व चांदी को जो है सबसे यानी कि राष्ट्र का संपत्ति का स्रोत माना। दूसरा, इन्होंने ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार अधिशेष को बढ़ावा दिया। तीसरा, इन्होंने जो है औपनिवेशिक का बढ़ावा दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। चौथा, हमने यह भी देखा
कि इन्होंने घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा दिया ताकि अधिक से अधिक धन संपत्ति को उत्पादित करके बेचा जाए और अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा किया जा सके। इस प्रकार हमने टोटल 7 से 8 पॉइंट देखे वणिकवाद की आर्थिक विचारधारा को। उम्मीद करता है आप लोग हर चीज को समझ गए होंगे बारीकी से। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 1 का दूसरा क्वेश्चन प्रकृतिवाद को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।